अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर हीरा, अब आप क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक हैं। आई एम डॉक्टर हिरा मनाफ। Currently, I am completing my residency program in Gynae Obs at CMS Jhelum. I hope everyone is fine. अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए दैट इज PCOS एंड हिर्सुटिज्म। PCOS, polycystic ovarian syndrome. It is a common endocrine disorder that is characterized by chronic oligo and ovulation and a variable combination of symptoms including menstrual disturbances, obesity and hyperandrogenism. तो पीसीओएस के नाम से पता चल रहा है कि ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये बीमारियों का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। इसमें पीसीओएस जो है ये ऐसी बीमारी है जिसमें अंडे नहीं बनते। ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एवरेज जो है 28 दिनों की होती है। उसमें से आप 21 और 35 दिन तक जो है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होती है। एवरेज जो है वो 28 डेज की है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 3 फेजेस होती हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और लुटियल फेज। जो फॉलिकुलर फेज है उसमें फॉलिकल्स बनते हैं, मेच्योर होते हैं। सेकंड फेज होती है ओव्यूलेशन फेज, जिसमें उस मेच्योर फॉलिकल में से ओवरी में से एग रिलीज होता है। उसके बाद एक ल्यूटियल फेज है जो जब एग रिलीज होता है तो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है जो एग को सपोर्ट करती है और यूट्रस की लाइनिंग को सपोर्ट करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब पीसीओएस में क्या होता है कि ये फॉलिकल्स बनते हैं लेकिन मेच्योर नहीं होते। जब मेच्योर नहीं होंगे तो एग रिलीज नहीं होगा। एग रिलीज नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगी और कंप्लेन होगी, पीरियड्स नहीं आएंगे। अच्छा, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, जो पहली पिक्चर है वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो लेफ्ट साइड पे है ये सबसे पहला फॉलिकल है जिसे हम प्राइमरी या प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। उसके उसके बाद जो दूसरा फॉलिकल है जिसमें आपको पिंक से कलर का एग नजर आ रहा है, ओवम नजर आ रहा है ओवर साइड, ये प्राइमरी फॉलिकल है। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो है फॉलिकुलर फेज को शो कर रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज है जिसमें से एग ने रिलीज होना है। और ये जो येलो कलर के हैं ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई दे रहे हैं। इनमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जो कि आगे एग को और यूट्रस की लाइनिंग को सपोर्ट करता है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये बेशुमार फॉलिकल्स हैं जो कि रिलीज नहीं हो रहे। तो पीसीओएस में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल जो प्राइमरी स्टेज है उसमें फॉलिकल्स जाके अरेस्ट हो जाते हैं, वो मेच्योर नहीं होते। जब वो मेच्योर नहीं होंगे, एग मेच्योर नहीं होगा और एग ओवरी में से रिलीज नहीं होगा और साथ ही पेशेंट को फिर मेंसेस की कंप्लेन होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। इसमें आप ओवरी में देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे एक लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। इसमें इसकी ऐसी अपीयरेंस आ रही है। सो पीसीओएस इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। The hormone imbalances affects the development of eggs in ovaries, which may cause symptoms like irregular or absent periods, weight gain, heavy hair, excess androgen levels, and cyst in the ovaries. तो असल में ये जो सिस्ट हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स ही होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम बनती है। इसमें जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाएगा। उसका अगर इम्बैलेंस होगा उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। दूसरा ओव्यूलेशन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है, एलएच। अगर उसका लेवल भी अप एंड डाउन होगा उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। मोस्टली पीसीओएस में उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और तीसरे नंबर पर एंड्रोजेंस पैथोफिजियोलॉजी।
It involves a complex interaction between environmental, diet and exercise and multiple genetic factors. अच्छा, इसमें मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करती हैं दैट आर ओवरवेट, उनका बीएमआई इंक्रीज होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम लीन पेशेंट्स में भी है जो स्मार्ट होती हैं. Several factors have been implicated in pathogenesis of PCOS, which includes dysfunction of ovarian function characterized by increased production of ovarian androgens, a dysfunction in hypothalamic function which result in increased LH secretion and insulin resistance. अच्छा, एक तो कॉज है ओवेरियन एंड्रोजन्स की. जिस वक्त एंड्रोजन्स ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एंड्रोजन्स में आ जाती है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स हैं. जब इसका लेवल ज्यादा होगा तब भी पीसीओएस के सिम्टम्स आएंगे. दूसरा है हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन. अब हाइपोथैलेमस में से रिलीज होते हैं एफएसएच और एलएच जो कि आगे रेगुलेट कर रहे होते हैं ओवरीज के हार्मोन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को. तो जिस वक्त उनमें इनबैलेंस आएगा उस वक्त भी प्रॉब्लम होगी. तीसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस. रॉटरडैम क्राइटेरिया. Diagnosis of PCOS is made when 2 out of 3 following criteria are found. First is clinical or biochemical evidence of androgen excess after the exclusion of other related disorders. अच्छा, पहले आपके पास पेशेंट आया, क्लिनिकली या बायोकेमिकली आपको पेशेंट में ऐसे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं जो एंड्रोजन रिलेटेड है, जैसे कि पेशेंट प्रेजेंट करती है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ या पेशेंट एक्नी की कंप्लेन कर रही है. तो ये दो चीजें क्लिनिकली आप देख भी सकते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मिलेगी, एक्नी मिलेगी. और बायोकेमिकली इस तरह से कि आप उसके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा या एफएसएच एलएच आ जाते हैं. अगर वो आपको डिरेंज मिलेंगे फिर आप कहेंगे कि ये पीसीओएस की तरफ है. और दूसरा, आप उसकी दूसरी कॉजेज को भी रूल आउट करेंगे, क्योंकि एंड्रोजन सिर्फ पीसीओएस में इंक्रीज नहीं होते, ऐसी और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है. सेकंड इज ओलिगो एंड एनओव्यूलेशन. अच्छा, दूसरी वो प्रॉब्लम बताएंगी. एनओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवरी में से एग्स नहीं रिलीज होते. ओलिगो का मतलब ये है कि 3 to 6 months. और एनओव्यूलेशन का मतलब है बिल्कुल भी एग्स ना रिलीज होते हों. अच्छा, ओलिगो और एनओव्यूलेशन जो है ये हमें किस पेशेंट में पता चलेंगे? जो मैरिड पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, उनमें हमें पता चलेगा कि एग रिलीज नहीं हो रहा. तीसरा है अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ ओवरीज. अब ओवरीज आपको अल्ट्रासाउंड पर कैसी नजर आएंगी? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 12 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी मेजरिंग 2 to 9 mm एंड इंक्रीज्ड ओवेरियन वॉल्यूम. अच्छा, इन दोनों में से भी एक चीज हो सकती है, या तो ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे या ऐसा हो सकता है कि ओवरीज की ये अपीयरेंस है, फॉलिकल्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है. तो अगर वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा है और दूसरा आपको 12 से ज्यादा फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं और उनका साइज 2 से 9 mm है, इमेच्योर. अब रॉटरडैम क्राइटेरिया क्या है कि जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से आपको 2 पॉइंट्स पेशेंट में नजर आते हैं तो आप कहेंगे शी इज हैविंग पीसीओएस. जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ओबेसिटी के साथ है, इंक्रीज बीएमआई, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस. मैनिफेस्टेशन ऑफ पीसीओएस मतलब इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ये भी इसमें डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं. मतलब पेशेंट में डिस्लिपिडीमिया होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, सेंट्रल ओबेसिटी होगी, हाइपरटेंशन होगी, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है. सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है जैसे सिर्फ मेल का आगे से पेट नहीं बढ़ता, फीमेल्स की जो फैट डेपोजिशन है वो थाइज में होती है. अगर फैट डेपोजिशन सिर्फ आगे बेली वाली साइड पे हो रही है दैट इज सेंट्रल ओबेसिटी.
डिसलिपिडीमियास का मतलब है लिपिड्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाना, फैट्स का लेवल। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है वेन्स या वेजल्स जो हैं, आर्टरीज हैं, उनमें फैट की डेपोजिशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो पीसीओएस कैन लीड टू दीज प्रॉब्लम्स, जिसमें हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दूसरी है डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, उनमें आ जाती हैं हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, एलोपेशिया, फॉल ऑफ हेयर, एक्नी एंड एकेंथोसिस नाइग्रिकेन। एकेंथोसिस नाइग्रिकेन का मतलब है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन, और मेनली ये स्किन फोल्ड्स और क्रीजेस में होती है। स्किन फोल्ड्स जैसे कि आप नेक फोल्ड्स देख लें, आर्म पिट्स देख लें, ग्रोइंस जो थाइस के दरमियान पेल्विक एरिया है। थर्ड है इरेगुलर साइकिल, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बायोकेमिकल डिरेंजमेंट्स। साइकिल ऑफ पीसीओएस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें आप देखें पहले यहाँ सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस से देखेंगे, उसमें एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन्स ये आ जाते हैं। जब उनका इम्बैलेंस होगा यानी एलएच इंक्रीज होगा, एफएसएच डिक्रीज होगा, एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, उसमें बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होगी, फैट की डेपोजिशन ज्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ग्लूकोज का काम है कि वो इंसुलिन को यूज करवाए पेरिफेरल टिश्यूज में। जिस वक्त ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ग्लूकोज अपना काम सही से नहीं करती और इंसुलिन यूज नहीं होती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। जब इंसुलिन यूज नहीं होगी तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। जब इंसुलिन ज्यादा होगी, ग्लूकोज भी ज्यादा हो जाएगी, विच लीड्स टू पीसीओएस सिम्टम्स। तो इस तरह ये साइकिल चलती है कि पीसीओएस के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। क्लिनिकल फीचर्स, जैसे वो मैनिफेस्टेशंस हमने पहले देखी है, वही क्लिनिकल फीचर्स हैं। पेशेंट प्रेजेंट करती हैं 75% ओलिगोमेनूरिया और एमेनूरिया। ठीक है, अच्छा कुछ पेशेंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि उन्हें 3 मंथ से पीरियड नहीं आए या 2 मंथ से पीरियड नहीं आए। 2 मंथ्स जो है वो भी नॉर्मल है। वुमेन को, जो लेडीज हैं, साल में 4 दफा अगर आपको मेंसेस आती हैं, दैट इज नॉर्मल। अगर 4 से लेस आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम वाली बात है। तो पेशेंट प्रेजेंट करती हैं ओलिगोमेनूरिया और एमेनूरिया के साथ। दूसरा है हिर्सुटिज्म। थर्ड इज सब फर्टिलिटी, वो भी 75% पेशेंट्स में देखी जाती है, क्योंकि इसमें हमने पहले देखा है कि पीसीओएस में ओवरी में से एग रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होगा, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो पेशेंट्स जो है वो सब फर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। ओबेसिटी इन एटलीस्ट 40% ऑफ पेशेंट्स, ये भी सब में नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लीन हैं, स्मार्ट होते हैं, वो भी प्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेन, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। एंड सिक्स, इट मे बी एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट किसी सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं करती, पेशेंट को कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता। बाज दफा वो अपने वैसे ही रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं, उसमें भी डायग्नोज हो सकता है पीसीओएस। इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे पीसीओएस के लिए? आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल भी कर सकते हैं। बाकी आप पेशेंट की बायोकेमिकल प्रोफाइल करवाएंगे, जिसमें आप एलएच करवाएंगे, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। बाकी आप क्लिनिकली पेशेंट को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, पेशेंट से उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसकी साइकिल के बारे में पूछेंगे, उसकी मिनार्की के बारे में पूछेंगे, यानी फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स कब आए थे, आप उससे लेंथ पूछेंगे साइकिल की, और कितने डेज के लिए पीरियड आते हैं। 3 से 7 डेज इज नॉर्मल। कुछ पेशेंट्स आके कहते हैं हमें सिर्फ 3 दिन पीरियड आते हैं, दैट इज नॉर्मल। तो आप उससे ये सब हिस्ट्री लेंगे। पीसीओएस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाती हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मेडिकली हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं कंबाइंड, वो जिसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है 2 हार्मोन्स का, आप वो स्टार्ट करवा सकते हैं।
साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। ये हम पेशेंट को विड्रॉल ब्लीड के लिए देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती हैं कि वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही, 4 to 5 months हो चुके हैं, तो हम उनको ओरल प्रोजेस्टेरॉन देंगे विड्रॉल ब्लीड करवाने के लिए। क्लोमिफेन सिट्रेट ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम लेकर आती हैं और कंसीव करना चाहती हैं। लाइफस्टाइल एडवाइस करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज का बताएंगे। डाइट में लो फैट एंड लो कार्ब डाइट लेंगी, हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन। इसके अलावा ब्रिस्क वॉक करें। जो पेशेंट्स पीसीओएस के साथ आई हैं और उनका बीएमआई या वो ओवरवेट नहीं है, वो 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करेंगी। जो पेशेंट जिनका बीएमआई ग्रेटर है मोर देन 35 या जो ओवरवेट हैं वो 60 से 90 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करेंगी। नेक्स्ट वही वेट रिडक्शन है, जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं और मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए देंगे। बाकी हम पेशेंट को हर्बल ट्रीटमेंट का बता सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए अच्छी हैं। एलोवेरा, टर्मेरिक, फ्लैक्स सीड्स, फेनुग्रीक, लिक्वराइज ग्रीन टी, सिनामन एंड स्पीयरमिंट टी। ये वो चीजें अपने लिए जो है यूज कर सकती हैं। अच्छा, ये सीड साइक्लिंग की जाती है जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं एंड सेसमी सीड्स हैं। अच्छा, सीड साइक्लिंग में जो है पेशेंट फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज में लेगी, यानी फ्रॉम डे 1 जब उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है वहां से लेकर डे 14 तक। एक एवरेज साइकिल 28 डेज की होती है, उसमें जो 14th डे है वो हम ओव्यूलेशन का लेते हैं। बाकी हर पेशेंट की वेरी करती है। तो उसमें हम 1 से 14 डे तक जो है फॉलिकुलर फेज में पेशेंट को फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स देंगे। फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स 2 टेबल स्पून वो डेली ले सकती हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स जो हैं बीएमआई और वेट रिडक्शन के लिए अच्छे हैं। पंपकिन सीड्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। दूसरा जो फेज है ल्यूटियल फेज है, उसमें आप सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स ले सकते हैं। ये आपका ल्यूटियल फेज जो है, फिर 15 से 28 जो डे बनते हैं, पहला 1 से 14 था, फिर 15 से 28 डे जो है वो आपका सनफ्लावर सीड और सेसमी सीड्स बनते हैं। इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और हिर्सुटिज्म और एक्ने के लिए अच्छे हैं। सनफ्लावर सीड्स बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा, बाकी फिजिकल एक्टिविटी आ गई है। फिजिकल एक्टिविटी में आप ब्रिस्क वॉक करें, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर पेशेंट ओवरवेट नहीं है तो आप 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, और अगर पेशेंट ओवरवेट है 60 से 90 मिनट्स करें। इसके अलावा ये जिस तरह कार्डियो एक्टिविटीज दिखाई गई हैं पिक्चर में, ये बहुत इफेक्टिव हैं। पेशेंट एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, वो बहुत इफेक्टिव हैं। और योगा, ये पेशेंट के इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगी और वेट रिडक्शन में हेल्प करेंगी। सर्जिकली भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग आती है, जिसमें हम पेशेंट को ओपन करके सर्जिकली तो ओवरीज में ओवेरियन कॉटरी कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर है, आप ओवरी को ओपन ऊपर से ओपन करेंगे और ओवरी में छोटे छोटे 4 to 5 होल्स करेंगे। ठीक है, तो ओवेरियन ड्रिलिंग उन पेशेंट के लिए होती है जो क्लोमिफिन रेजिस्टेंट हैं, जो बहुत मेनली उन पेशेंट के लिए जो इनफर्टाइल हैं, जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करती हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रही, जो क्लोमिफिन को 6 months ले चुकी हैं, मल्टीपल टाइम्स ले चुकी हैं, वो रेजिस्टेंट हैं, उनमें आप ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं या आईवीएफ की तरफ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम हिर्सुटिज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि पीसीओएस का एक सिम्टम है। हिर्सुटिज्म क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ in female as result of increased androgen production or increased skin sensitivity to circulating androgens। अच्छा, फीमेल में अगर मेल की तरह की हेयर ग्रोथ हो तो उसे हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। नॉर्मली जो फीमेल के हेयर हैं लाइट कलर्ड होते हैं और थिन होते हैं, जिन्हें हम विलेस हेयर कहते हैं। लेकिन इसमें टर्मिनल हेयर ग्रोथ होती है। 2 तरह की हेयर ग्रोथ है, विलेस और टर्मिनल।
तो जो टर्मिनल हेयर ग्रोथ है वो मेल पैटर्न टाइप की थी, जैसे मेल के होते हैं। और ये किन एरियाज में होंगे? फेस में चिन पे आ जाएंगे और अपर लिप्स पे आ जाएंगे। इसके अलावा फीमेल की चेस्ट पे और लोअर एब्डोमिनल में मिड लाइन, जो हेयर मिड लाइन होती है, अगर उस पे थिक हेयर आ रहे हैं दैट इज हिरसुटिज्म। या आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फेशियल हेयर बहुत थिक हैं, इनका कलर भी डार्क है, जैसे मेल की होती है बियर्ड। इसे हम हिरसुटिज्म कहेंगे। हिरसुटिज्म causes thick, coarse, dark hair to grow on parts of your body that would normally grow as fine and thin hair. ठीक है ना? वो क्लाइंट्स या वो पेशेंट जिनको हिरसुटिज्म नहीं है, या नॉर्मली आप अपनी लाइफ पे देखते हैं कि वो एरियाज जैसे हमारी चिन है, चेस्ट है, एब्डोमेन, मिड लाइन, यहाँ पे बालों की ग्रोथ थिक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे थिक बाल आना शुरू हो जाएं, इन डार्क कलर के आना शुरू हो जाएं, दैट इज हिरसुटिज्म। थिक हेयर ग्रोथ अकर्स ऑन एंड्रोजन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट, दैट इज फेस, चेस्ट, लोअर एब्डोमेन एंड बैक। अदर कॉजेज ऑफ हिरसुटिज्म: एंड्रोजेनिक कॉजेज, नॉन एंड्रोजेनिक, इडियोपैथिक। एंड्रोजेनिक कॉजेज में आ जाती है वही पहली पीसीओएस, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, यानी जिनमें एंड्रोजन्स ज्यादा बनते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कोई ट्यूमर, कोई कैंसर हो सकता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसमें एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, या कुशिंग सिंड्रोम आ जाती है। दूसरी है नॉन एंड्रोजेनिक कॉजेज, मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ते हैं, उस केस में भी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, वो नॉन एंड्रोजेनिक कॉज है। तीसरी है इडियोपैथिक, लाइक थायराइड डिसफंक्शन एंड कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम भी इडियोपैथिक में आएगी। हाउ डज हिरसुटिज्म अफेक्ट द बॉडी? It does not affect your physical health. However, it can affect you psychosocially and psychologically. You may experience emotional distress, anxiety, and depression. जाहिर बात है, बाल आपकी फिजिकल हेल्थ को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ब्यूटी को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इमोशनली स्ट्रेस होती हैं और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। नेक्स्ट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसके लिए हिरसुटिज्म के लिए भी उसी तरह से ही ट्रीटमेंट है जैसे पीसीओएस की है। गोल ऑफ मैनेजमेंट, हम अब हमारा क्या गोल होना चाहिए अपनी जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं? इम्प्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, सिम्टम्स मैनेजमेंट, जो जो पेशेंट की सिम्टम्स बता रही हैं उनको मैनेज करें। अटेनिंग नॉर्मल बीएमआई एंड हार्मोनल फिक्सेशन। हिरसुटिज्म मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाती है ईफ्लोरनीथिन क्रीम, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी एंड्रोजन्स, लेजर हेयर रिमूवल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ईफ्लोरनीथिन क्रीम जो है, जिस तरह से ये हेयर हैं, इनका हेयर ग्रोथ का भी 3 फेजेस होते हैं। उसमें एनाजन, कैटाजन और टीलोजन फेज आ रही है। एनाजन जो है वो ग्रोथ फेज है, कैटाजन जो है वो ट्रांजिशन फेज होती है, और टीलोजन जो है वो शेडिंग फेज होती है जिसमें हेयर शेड होते हैं। तो ई फ्लोनिथिन क्रीम जो है इन फेज पे एक्ट करती है और शॉर्टन करती है एनाजिन फेज को। दूसरी बर्थ कंट्रोल पिल्स ये दे सकते हैं जिस तरह से हम पीसीओएस के लिए दे रहे हैं। तीसरी एंटी एंड्रोजन्स हार्मोन ड्रग्स दे सकते हैं। फोर्थ लेजर हेयर रिमूवल है। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोलिसिस। लेजर हेयर रिमूवल जो है, इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि हेयर परमानेंट खत्म हो जाएंगे। इसमें भी पेशेंट की हेयर की थिकनिंग पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितने सेशंस की जरूरत है और मेंटेनेंस सेशन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम इलेक्ट्रिकल कॉटरी यूज करते हैं फॉलिकल्स के ऊपर। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और कॉस्टली भी होता है। तो लेजर हेयर रिमूवल जो है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा बेहतर है और ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर किसी बॉडी पे ज्यादा हेयर हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा एक एक हेयर फॉलिकल के ऊपर। नॉन मेडिकल वेज जो कि आम वैक्सिंग, शेविंग ये कर सकते हैं और वेट रिडक्शन, ब्लीचिंग भी कर सकते हैं।
मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन ये बुक्स वगैरह की नॉलेज के आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा, हार्मोनियल इम्बैलेंस के लिए आप इसमें भी आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, आप ये दे सकते हैं। ये डिफरेंट नेम से आती हैं, जैसे कि पीसीओएस में हम डाइन 35 के नाम से आ रही हैं, हम वो दे सकते हैं। अच्छा, हार्मोनियल इम्बैलेंस का पूछ रहे थे, इसका मैंने पहले भी बीच में जिक्र किया, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। इसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, यानी उसमें दो तरह की ड्रग्स होंगी। मोस्टली हम डाइन 35 दे रहे हैं, या हम फेमिला 28 दे सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस आप अपनी डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए सीओसीपीज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हर ड्रग का एडवांटेज है, ऐसे उसका डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, लो फैट्स लेने हैं, हाई प्रोटीन्स लें और हाई फाइबर डाइट्स लें। आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये राइस में ज्यादा होते हैं, आपने शुगर नहीं लेनी, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने आजकल जैसे ये मैक्रोनी और पास्ता बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आपने वो नहीं यूज करना। बाकी आप बेकरी आइटम्स को अवॉइड करेंगे, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, पैटिस हैं, मैदे से बनी हुई चीजें हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, प्रोटीन्स लेनी है, थोड़ा अपना डेयरी इंटेक भी कम रखना है, जैसे कि मिल्क वगैरह है, और शुगर नहीं लेनी, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जो प्रोलैक्टिन है, नेचुरली पहले आप प्रोलैक्टिन की रीजन देखेंगे ना, प्रोलैक्टिन की रीजन क्या है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की रीजन क्या है। इफ देयर इज एनी ट्यूमर, कोई प्रोलैक्टिनोमा है, आप पहले उसकी कॉज को रूल आउट करेंगे ना, फिर उसकी लेवल की रिडक्शन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, वॉक और डाइट का इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन लेवल पे, रिड्यूस हो सकते हैं। और दूसरा, अगर हाँ जी एक दफा आपने पीसीओएस क्योर कर लिया है, तो ये नेक्स्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बाद में भी तो हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है, तो अगर आप बाद में, उससे भी आप दोबारा इस प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। जी, सीड साइकिलिंग बहुत अच्छी है, सीड साइकिलिंग बहुत इफेक्टिव है। हम अपने पेशेंट्स के ऊपर जो है, मैंने इसको आजमाया हुआ है, और पेशेंट्स जो है इसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हमने डिस्कस किए हैं, सेसमी सीड्स, तो इनका अच्छा रिजल्ट है। सनफ्लावर सीड्स का, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके पीसीओएस के जितने सिम्टम्स हैं उनके लिए इफेक्टिव हैं, एक्नी के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, प्रोलैक्टिन के लिए उस तरह से कोई सीड्स वगैरह नहीं है, और ये टाइम कंज्यूमिंग, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए उस तरह से कोई स्पेशल सीड्स नहीं है। हाँ, आप वो डाइट ले सकते हैं दैट इज इनरिच्ड इन जिंक, जिस डाइट में जिंक ज्यादा हो प्रोलैक्टिन के लिए। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ मजीद आप पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या आप एकेडमी का जो आपको दिया गया आप उसमें मैसेज करके पूछ लें। आप ऑनलाइन कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ।